हेलो एवरीवन, वेलकम इन द क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वही फर्स्ट यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर हम आज एक्सप्लोर करेंगे। टॉपिक है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कर्ता, एक्टर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। सबसे पहले बात करते हैं कर्ता शब्द की। एक्टर्स क्या होते हैं? आप कर्ता का मतलब करने वाला है ना, एक्टर्स रोल प्ले करने वाला। और अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है इंटरनेशनल रिलेशन में को बनाने में कौन अपना रोल ज़्यादा प्ले करता है, कौन संबंध स्थापित करता है, किसके द्वारा संबंध स्थापित किए जाते हैं, ऐसे जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम इंटरनेशनल रिलेशन के एक्टर्स या कर्ता बोलेंगे। अब आप देखिए, आज एक देश दूसरे देश के साथ जुड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध तभी विकसित होते हैं जब विश्व के विभिन्न देश, स्टेट, राज्य जिसको हम बोलते हैं, वो एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। इन संबंधों को बनाने में सबसे अहम भूमिका किसकी होती है, उनको हम कर्ता कहेंगे। आप जब परिभाषाएं देखेंगे इसकी तो आपको समझ में आएगा। तो इन कर्ताओं के बारे में, एक्टर्स के बारे में दो कॉन्सेप्ट, विचारधाराएं प्रचलित है। पहली कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कर्ता जो होते हैं वह राज्य होते हैं, यानी देश होते हैं। और दूसरी, इन राज्यों के अलावा भी, जिसको हम राज्येतर कर्ता बोलते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि इंटरनेशनल रिलेशन को बढ़ावा देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले कर्ता की, जो कि है राज्य। इंटरनेशनल रिलेशन के एक्टर्स में स्टेट अपना क्या रोल निभाता है, कोई भी देश अपना क्या रोल निभाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। यथार्थवादी सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों के प्रमुख कर्ता राज्य को मानता है। यहाँ पे राज्य का मतलब, या राज्य से हमारा मतलब है किसी भी एक देश की राजनीतिक जो सत्ता है, स्टेट की जो शासन व्यवस्था के जो अग्रणी है, जो संस्थाएं हैं, राजनीतिक संस्थाएं, उनको हम राज्य बोलेंगे। तो पहले सिद्धांत वालों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध निभाना और अंतर्राष्ट्रीय संबंध निभाने की जिम्मेदारी केवल और केवल राज्य की होती है, राज्य की सत्ता की होती है, राज्य के सत्ता प्रमुखों की और उसकी व्यवस्थाओं की होती है, संस्थाओं की होती है। क्योंकि एक देश की पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है, वही दूसरे देश के पॉलिटिकल अथॉरिटी से बात कर सकती है विभिन्न मुद्दों पर। इसलिए राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कर्ता होते हैं, या स्टेट ही एक्टर होते हैं इंटरनेशनल रिलेशन को बढ़ाने में। दूसरा जो एस्पेक्ट है वह है कि राज्यों के अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस और संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ाते हैं या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो जो गैर सरकारी होते हैं या जो राज्यों के अलावा संगठन होते हैं, उनको हम बोलेंगे राज्येतरकर्ता, यानी नॉन स्टेट एक्टर। ओके, नॉन स्टेट एक्टर क्या होते हैं? नॉन स्टेट एक्टर वो होते हैं कि जिनका, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपनी भूमिका निभाते तो हैं, लेकिन उसका उस देश की राजनीतिक सत्ता से कोई लेना देना नहीं होता है। वो किसी भी देश की राजनीतिक प्रणाली के अंग नहीं होते हैं, वो राजनीतिक संस्थाएं नहीं होती है, वो अपने आप में इंडिविजुअल्स होती है। लेकिन ऐसी संस्थाएं बहुत अच्छे से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित भी करती है और उनको बनाती भी है, बिगाड़ती भी है। प्रभावित करना मतलब अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव होते हैं। तो ये राज्यतरकर्ता कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। आज विश्व में बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर सक्रिय हैं। शुरू में बहुत कम थे। आप एक आंकड़े देखेंगे यहाँ पे, तो 1991 में केवल 180 नॉन स्टेट एक्टर थे, जबकि 1975 में ये बढ़कर 2500 हो गए हैं, और आज इनकी संख्या लगभग 10,000 से भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिनको हम नॉन स्टेट एक्टर या राज्यतरकर्ता बोल सकते हैं, कह सकते हैं, और उनका प्रभाव क्या है, हम थोड़ा सा ब्रीफ में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो नॉन स्टेट एक्टर की बात आती है वो है बहुराष्ट्रीय निगम, यानी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। आपने
एक शब्द सुना होगा आजकल, एमएनसीज बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। एमएनसीज वर्ड जो है, मल्टीनेशनल कंपनीज। आप देखिए आजकल हर कोई एमएनसीज में काम करना चाहता है। क्यों? क्योंकि एमएनसीज जो होती है, मल्टीनेशनल का मतलब ये हो गया कि विश्व के बहुत सारे देशों में अपना कार्य कर रही होती है। आपने बहुत सारे ऐसे नाम सुने होंगे एमएनसीज के बारे में, कोका कोला, पेप्सी, हजारों कंपनियां हैं जो किसी अन्य देश की है, लेकिन हर देश में, आज हमारे देश में देखिए अमेरिका की कोका कोला कंपनी होगी, पेप्सी कंपनी होगी, आज हमारे सुदूर गांव में उसके प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। तो आप देखिए कि एक देश की कंपनी हर देशों में अपना एक प्रभुत्व जमा रही है। तो ये एमएनसी जो होती है, ये जिस भी देश में जाती है वहां से एक सॉफ्ट या हार्ड रिलेशन मेंटेन करती है अपने देश का। तो मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती है वह सबसे बड़ा एक नॉन स्टेट एक्टर माना गया है। ये कंपनियां हर देश में सक्रिय होती है और अपने, क्योंकि इनका उद्देश्य जो होता है प्रॉफिट कमाना होता है, तो वह जिस देश में भी काम करती है वहाँ से, वहाँ के देशों में पॉलिटिकल रिलेशन अपना अच्छे से बनाना इनका पूरा मतलब एक पहला प्रयास रहता है, क्योंकि उस देश में उसको काम करना है। और वो पॉलिटिकल जो रिलेशन ऐसा बनाती है कि वह अनेक बार अन्य देशों की राजनीति को बहुत अच्छे से प्रभावित करती है, पॉलिटिकल सिस्टम को प्रभावित करती है, क्योंकि वो चाहती है कि यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम इस तरह से डेवलप हो कि जहाँ से उस देश में उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। तो इस तरह से विभिन्न मुद्दों को उस देश में प्रभावित करने का कार्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया जाता है। अनेक बार छोटे देशों में तो वो पॉलिटिकली एक तरह से उस देश को हैक कर लेती है, सरकार को पलटवा देती है, तख्ता पलट कर देती है, बहुत अंदर जाके राजनीति में वो अपना रोल प्ले करने लगती है। दूसरा जो है वो गैर सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन जिसको हम एनजीओज बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। एनजीओज के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो एक ही देश में काम करती है और वह गैर सरकारी, सरकारी संगठन नहीं होते हैं, लेकिन वो बिना किसी स्वार्थ और केवल एक समाज सेवा के उद्देश्य से काम करते हैं। विभिन्न मुद्दों को लेकर समाज में, डेवलपमेंट में या किसी भी सेक्टर में देश में वो अपना काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा पर्यावरण के मुद्दे पर काम करते हैं, कोई स्वच्छता के मुद्दे पर काम करता है, कोई जंगलों के मुद्दे पर, कोई पानी नदियों के मुद्दे पर, वाटर कंजर्वेशन पर। बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं जो काम करता है, कोई स्वास्थ्य में, कोई शिक्षा में, है ना। ये एनजीओज हालांकि गैर सरकारी होते हैं और एक ही देश में काम करते हैं, लेकिन ये अपनी नीतियों से विश्व के अनेक देशों में संपर्क बनाने का कार्य करते हैं। वह अनेक छोटे देशों को डोनेशंस देते हैं, वह वहाँ पे ऐसी डेवलपमेंट की स्कीम्स चलाते हैं जिससे वो देश उनके साथ सीधे जुड़ जाते हैं और इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपनी प्रभावी भूमिका का रोल एनजीओज भी प्ले करते हैं। तीसरा है अंतर सरकारी संगठन। अंतर सरकारी संगठन जिसको हम बोलते हैं आईजीओज या इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस कौन से होते हैं? ये वो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो जो विभिन्न देशों को एक मंच पर लाते हैं। हालांकि ये किसी भी एक देश की गवर्नमेंट का नहीं होते हैं, लेकिन इन ग्रुप्स या इन संगठनों का सदस्य बनने के लिए कहीं न कहीं राजनीतिक प्रतिनिधित्व जरूरी है। आपने सुना होगा यूएन, यूनाइटेड नेशन अपने आप में एक अलग सा ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन सभी देश जो उसके मेंबर्स है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल या स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव बन के, या स्टेट उनके मेंबर्स होते हैं। तो वह होते हैं सरकारी संगठन है, लेकिन एक इंटरनेशनल लेवल पे एक संगठन बन जाते हैं। और यूएन का जब मैंने नाम लिया तो आप समझ ही पा रहे हैं कि यूएन जैसे बहुत सारे ऐसे अनेक यूएन के भी छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके अलावा यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ आपने नाम सुना होगा, है ना, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, राष्ट्रमंडल, वो बहुत सारे एनजीओज है। अभी कुछ और नए ऐसे आईजीओज आए हैं, जैसे आपने सुना होगा इस्लामिक सम्मेलन संगठन, अफ्रीकी एकता, ओपेक आपने सुना होगा, तेलीय जो तेल उत्पादक देश है उनका एक संगठन है, ग्रुप 77, G15, आसियान, सार्क, एपेक, और भी बहुत सारे संगठन हैं जिसके बहुत सारे देश मेंबर होते हैं और अपने एक निश्चित लक्ष्य को, एक समान लक्ष्य को प्राप्त करने का
प्रयास करते हैं। ये सभी इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, अंतर सरकारी संगठन होते हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, एक एनजीओ होता है जो कि एक ही देश में काम करता है, एक होता है आईएनजीओ। आईएनजीओ होता है जो कि अनेक देशों में उसकी जो कार्य करने वाले एनजीओज हैं उनको हम इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो सभी देशों में अपना एक निश्चित प्रभाव डालते हैं। आपने सुना होगा एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो ग्रीन पीस, एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटी बढ़ाने के लिए और पीस स्थापित करने के लिए कार्य करती है। रेड क्रॉस आपने नाम सुना होगा, युद्ध के समय चाहे किसी भी देश का युद्ध हो रहा हो, लेकिन रेड क्रॉस सोसाइटी जो है वह उस समय वहाँ पे उनकी मदद करती है, देशों के बीच में एक शांति व्यवस्था कायम करने का प्रयास करती है। एंड देन सेव द चिल्ड्रन, केयर एंड ऑक्सफेम, तो ये मानव अधिकारों के संरक्षण और ह्यूमन मॉरलिटी के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, विश्व में आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए ऐसी अनेक संस्थाएं काम करती है जो कि विश्व के सभी देशों में एक सकारात्मक प्रभाव डालती है। एंड देन पांचवा जो है वह है धार्मिक संगठन। धार्मिक संगठन क्या होते हैं? ऐसे अनेक संगठन होते हैं जो विश्व के अनेक देशों में काम करते हैं और वो एक निश्चित धर्म का संगठन होता है और वो धर्म के आधार पर ही निर्मित होता है। वह अपने धर्म की शिक्षा का प्रचार प्रसार करता है और उस देश में अपने, जैसे आप देखते हैं हमारे यहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत सारी है जिन्होंने एक पर्टिकुलर एरिया को बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। तो ऐसा ही हमारे यहाँ पर किया, वैसे अनेक देशों में किया होगा। दूसरा आपने नाम सुना होगा वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ रिलीजन्स, रोमन कैथोलिक चर्च, क्रिश्चियन मिशनरी चर्च के बारे में मैंने आपको बताई है ना। इसके अलावा जैसे विश्व हिंदू परिषद है, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो हिंदुओं का है, भारत का है, लेकिन विश्व के अनेक देशों में जहाँ जहाँ हिंदू हैं वहाँ पे भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। तो जो धार्मिक संगठन होते हैं वो भी अपना एक रोल प्ले करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाने में। एंड देन जो नेक्स्ट है वह है गुरिल्ला एवं आतंकवादी संगठन। आतंकवादी संगठन यानी जो वायलेशन पर आधारित होते हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। हालांकि नेगेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि इन संगठनों ने भी विश्व की राजनीति को बहुत ही प्रभावित किया है, चाहे उनका इफेक्ट नेगेटिव ही हो। आपस में जो विश्व के देशों में टेंशन और लड़ाई झगड़ा करवाने का भी कार्य किया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपना रोल एक प्ले करते हैं। आप अभी सुनते हैं बहुत सारे संगठन हैं, लिट्टे आपने पहले सुना होगा, हिजबुल मुजाहिदीन, अल जिहाद, लश्कर तैयबा। अभी एक सुनते हैं बहुत ही आईएस आपने सुना होगा, जिसने पूरे विश्व में ही अपना एक तहलका मचा रखा है। तो इस तरह से ये जितने भी संगठन हैं ये सब नॉन गवर्नमेंटल होते हैं और इनका राज्यों से कोई लेना देना नहीं होता, ये सरकारी संगठन नहीं होते हैं, लेकिन विश्व की राजनीति को प्रभावित करते हैं। इन सभी को हम राज्यतरकर्ता या नॉन स्टेट एक्टर बोलेंगे। इनकी भूमिका क्या रहती है? नॉन स्टेट एक्टर की विश्व पटल पर क्या भूमिका रही है? वर्तमान में हम अगर देखें तो हमारा मानना है, हम अगर स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि विश्व राजनीति को, विश्व के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करने में जितना रोल राज्यकर्ताओं का नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट्स या जो हम बोलते हैं किसी देश की सरकारी संगठनों का नहीं है, उससे ज़्यादा इन नॉन स्टेट और एक्टर्स या जिसको हम राज्यतरकर्ता बोलते हैं, उन्होंने प्रभावित किया है। आप देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लीजिए, चाहे उनका प्रभाव कैसा भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन प्रभावित जरूर किया है। और इसी कारण विश्व के देशों के संबंधों में आप पिछले द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की राजनीति देखिए, उसके बाद शीत युद्ध के बाद की राजनीति देखिए, और वर्तमान में अगर आप देखते हैं तो पिछले 50 साल की राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संबंधों में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। इस बदलाव का सबसे बड़ा और प्रमुख कारण ये नॉन स्टेट एक्टर्स माने जाते हैं। आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों का चारों तरफ दबदबा है।
एमएनसीज हर देश की गवर्नमेंट और उसकी जो आर्थिक नीतियां हैं उनको प्रभावित करती है। अनेक लोग एमएनसीज को खतरा बताते हैं, नव उपनिवेशवाद बताते हैं। नव उपनिवेशवाद का मतलब है कि आर्थिक रूप से फिर से इन देशों को अपना गुलाम बना लेगी, और छोटे देशों में तो ऐसा हो ही रहा है। जो छोटे और कमज़ोर देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, वहाँ पे तो सारी की सारी जो राज्यों की नीतियाँ हैं वो ऐसी बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने हिसाब से ही बनवाना शुरू कर दिया है। आपको पता होगा, ईस्ट इंडिया जब कंपनी हमारे यहाँ पर आई थी तो वो व्यापार करने आई थी, और लास्ट में आखिर देश पे ही उसने कब्जा कर लिया था। तो आज भी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां एमएनसीज है वो इसी तरह से अपना रोल प्ले करने में लगी, और लोग इसको एक खतरा बनाने लगते हैं। वैसे ही जो टेररिस्ट संगठन है, आतंकवादी संगठन है, जिसको हम वायलेशन पर जो आधारित संगठन है, वो भी एक नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। देशों में आपस में झगड़ा करवाना, आपसी जो शांति और सद्भाव है उसको ख़त्म करना इन आतंकवादी संगठनों का कार्य है। इन आतंकवादी संगठनों के कारण आप भूले नहीं होंगे, जब अमेरिका में प्लेन से अटैक किया गया था, प्लेन बम से, वही 9/11 की जो घटना है, उसके बाद इराक तबाह हो गया। तो ऐसे बहुत सारे संगठन आज ISIS ने जो सीरिया और उधर क्या तबाह मचा रखी है, उसके इफेक्ट हम भारत तक देख पा रहे हैं। तो लेकिन कुछ जो एनजीओज है, जैसे जो पर्यावरण पर कार्य करने वाले हैं, जो ह्यूमैनिटी के लिए कार्य कर रहे हैं, जो पीस के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके बहुत अच्छे इफेक्ट भी सामने आए हैं, उनके पॉजिटिव इफेक्ट भी सामने आए हैं। संक्षेप में या कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि चाहे अच्छे या प्रभाव हो, पॉजिटिव इफेक्ट हो या नेगेटिव इफेक्ट हो, नॉन स्टेट एक्टर्स ने आज की विश्व राजनीति को बहुत अधिक प्रभावित किया है। और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम इन नॉन स्टेट एक्टर्स की जो भूमिका है, जो रोल है, उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। उनको हम अपनी स्टडी से इतर होके नहीं देख सकते। ओके, तो इस तरह से आप स्टडी कीजिएगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने एज इट इज बहुत ही अच्छे और शॉर्ट नोट्स डाले हैं। सेम जो अभी मैंने किया है आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। टाइप्स ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स की मीनिंग्स है, एंड देन टाइप्स कौन से मैंने बताया, एनजीओज हैं, INGOs है, मैंने आपको बताया MNCs है, VNSAs है, जो वायलेशन पर डिपेंड करते हैं, वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। इनका रोल जो है क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव है, वो आप देखिए। आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से आप इसको रीड करें, और अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, आपको समझने में कोई दिक्कत हो, तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। ओके, बाय, गुड नाइट।